नया IBM 7 हौसला है। दिसंबर 1999 क्रिसमस के एक दिन पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस का एक विमान दिल्ली जाने के लिए तैयार खड़ा है। IC-814 विमान में सारे यात्री बैठ चुके हैं। शाम 4:15 विमान ने उड़ान भरी। विमान भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका था। वक्त हो चुका था शाम के 5:30 बजे। अचानक 5 लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने चेहरों को नकाब से ढक लिया। कुछ ही पलों में इस विमान में सब कुछ बदल जाने वाला था। इस विमान के बाहर भी बहुत कुछ बदलने वाला था और वो 5 नकाबधारी हथियारबंद थे। साफ था उनकी मंशा ठीक नहीं थी, लेकिन वो क्या करने वाले हैं किसी ने अब तक नहीं सोचा था, क्योंकि ये वक्त विमान के अंदर बैठे लोगों के हैरान होने का था। moment I turned my face towards the galley, I saw somebody wearing a mask, a bespectacled, short-statured fellow. विमान का अपहरण हो चुका था। IC-814 अब 5 आतंकियों का मोहताज हो गया था। आतंकी कॉकपिट में घुस गए। 1-2 गोलियां भी चलाई। अब उनका दबाव विमान के कैप्टन देवी शरण पर था। उन्होंने कैप्टन को पहला निर्देश दिया। जो हम कह रहे हैं उसे सुनो, वरना हम सबको मार देंगे। विमान अब दिल्ली नहीं जाएगा, इसे लखनऊ से होते हुए लाहौर ले चलो। हमें नई दिल्ली नहीं, लाहौर जाना है। विमान लाहौर की तरफ चल पड़ा। भारतीय विमान पाकिस्तान के शहर लाहौर में उतरने वाला था, एक दुश्मन देश में। लेकिन शायद पाकिस्तान भी आतंकियों की इस मांग से घबरा गया, या फिर यह एक पहले से सोची समझी चाल थी। पाकिस्तान भला खुलेआम अपने दामन पर यह दाग क्यों लगने देता? विमान में मौजूद आतंकियों ने पाकिस्तान में संपर्क किया, लेकिन पाकिस्तान ने लाहौर में विमान उतारने से साफ मना कर दिया। विमान में इतना ईंधन नहीं था कि वो आसमान के चक्कर काटता। उसे कहीं न कहीं तो उतरना था। यात्रियों की सांस अटकी हुई थी। इधर देश में हड़कंप मच गया। टीवी पर विमान के अपहरण की पुष्ट अपुष्ट खबरों की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अपहरणकर्ताओं ने विमान के कैप्टन देवी शरण को अमृतसर की तरफ रुख करने का आदेश दिया। उनके पास भी अमृतसर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। विमान अमृतसर में उतर गया। वक्त था शाम के 7:01। I was hoping that we will get some kind of assistance there and this hijacking will end in Amritsar. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी शरण जो सोच रहे थे वो एकदम गलत था, क्योंकि विमान के बाहर जो कुछ हो रहा था वो भी इतना कुछ अच्छा नहीं था। सरकार पशुपेश में थी। उसके पास इस आपात स्थिति से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं नजर आ रही थी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कमांडो फोर्स स्नाइपर राइफल या फिर किसी तरह से विमान के टायर बर्स्ट कर देगी। विमान को यहीं खड़ा रखने की मजबूरी हो जाएगी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा नहीं हुआ। We said to Amritsar that they should have a sniper or a sharpshooter go along with the Bowser and shoot at the tires to disable the aircraft. Somehow or the other this didn't happen. There could be many reasons for it, but none that was communicated to us in the crisis management. स्थानीय सुरक्षा बलों से NSG का इंतजार करने को कहा गया। उस बीच कहीं से अमृतसर ATC के पास फोन आया, जिसमें यह कहा गया कि प्लेन का ईंधन भर दो।
मैं गृह मंत्रालय से बोल रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि प्लेन का ईंधन भरा जाता, एटीसी में एक फैक्स आया कि प्लेन में ईंधन न भरा जाए। यह फैक्स भी गृह मंत्रालय से ही था। सब कुछ उलट पलट था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच आतंकी ईंधन के लिए इंतजार करते रहे। अचानक उन्हें लगने लगा कि देर हो रही है। शायद सरकार उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वो बेसब्र हो गए। उन्होंने पायलट को धमकी देनी शुरू की और इस धमकी को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपना शिकार बनाया प्लेन के यात्री रुपेन कात्याल को। पायलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो ऑल ऑफ सडन सीधे। जब पायलट ने प्लेन नहीं उड़ाया तो आतंकियों में से एक, जिसका नाम डॉक्टर था, उसने चाकू से रुपेन कात्याल पर कई वार किए। A number of times. रुपेन अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाकर वापस लौट रहे थे। उनकी नई दुल्हन उनके पास ही बैठी थी और आतंकी उनके शरीर पर एक के बाद एक चाकू बरसाए जा रहे थे। चाकू के इतने वार कि उनके शरीर से हर जगह से खून की धार बहने लगी। आतंकी एक बार फिर कॉकपिट में आए। कैप्टन देवी शरण के सिर पर बंदूक लगा दी और कहा, हम 30 तक गिनेंगे। अगर तुमने प्लेन नहीं उड़ाया तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे। और उन्होंने गिनना शुरू कर दिया। 30, 29, 28, 27, 26। पिस्टल देवी शरण के सिर पर लगी थी। गिनती जैसे जैसे कम होती जा रही थी, उनकी सारी उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। उन्हें लगा अब सरकार उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं है, किसी भी तरह से। गिनती कम होती जा रही थी। 6, 5, 4, 3, 2। गिनती जैसे ही 2 पर पहुंची, देवी शरण तैयार हो गए। विमान में ईंधन कम था, इसके बावजूद वो उसे उड़ाने के लिए तैयार हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। So now I had to take some decision. ATC is not doing anything. I'm not getting any assistance. Bowser is not coming in front of the aeroplane, and nothing is happening. आतंकियों ने कहा, प्लेन एक बार फिर लाहौर की तरफ उड़ाओ। और प्लेन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ उड़ गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल इंतजार करते रह गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनएसजी नहीं पहुंची। कोई नहीं आया। 178 यात्रियों की किस्मत एक बार फिर हवा में लटक रही थी। गंभीर रूप से घायल रुपेन कात्याल के शरीर से खून बह रहा था। प्लेन लाहौर की तरफ जा रहा था। केंद्र में बैठी एनडीए सरकार को आने वाले दिनों में इस नाकामी का जवाब देना भारी पड़ने वाला था। देश को 3 आतंकियों की रिहाई भारी पड़ने वाली थी। प्लेन लाहौर के लिए उड़ा जा रहा था। ईंधन कम था, इसलिए ज्यादा देर वो हवा में नहीं उड़ सकता था। इस बार आतंकियों ने नहीं, खुद एनडीए सरकार ने पाकिस्तान सरकार से गुजारिश की, प्लेन को लाहौर में उतारने दो, उसमें ईंधन भर दो। पाकिस्तान सरकार ने भी बड़प्पन दिखाते हुए भारत की बात मान ली। आतंकी प्लेन लाहौर में उतरवाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान सरकार ने जहाज को ईंधन मुहैया करवाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनरल परवेज मुशर्रफ से इस बाबत बात की। पाकिस्तान की तरफ से यह खबर आई कि उन्होंने प्लेन के 5 अपहरणकर्ताओं से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सारी कोशिशें एक बार फिर बेकार हो गई और एक बार फिर प्लेन उड़ा। इस बार उसकी मंजिल थी अफगानिस्तान। प्लेन को अब काबुल में उतरना था, लेकिन वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी। प्लेन कंधार की तरफ चला, लेकिन यहां भी उसी मुश्किल से सामना हुआ। कंधार एयरपोर्ट पर भी नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी। अब विमान को कहीं ना कहीं उतरना था, इसलिए वो दुबई की तरफ मुड़ गया। लेकिन दुबई एयरपोर्ट ने भी विमान को अपने यहां उतारने से इनकार कर दिया। यूएई सरकार ने विमान के उतरने की व्यवस्था की। इस बार वो दुबई से 12 मील की दूरी पर मौजूद अल मिन्हत मिलिट्री बेस पर उतरा। आतंकियों ने यूएई सरकार से खाना, दवाइयां और जहाज के लिए ईंधन मांगा।
यहां पर यूएई सरकार के अधिकारियों ने आतंकियों के सामने एक शर्त रखी। 5 आतंकियों से कहा गया कि वो तैयार हैं सब कुछ देने के लिए, लेकिन पहले उन्हें प्लेन में बैठे महिलाओं और बच्चों को छोड़ना होगा। आतंकी तैयार हो गए। यूएई में 25 पैसेंजर्स, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उन्हें छोड़ दिया गया। आतंकियों ने रूपेन कात्याल का शव भी बाहर फेंक दिया, लेकिन अभी भी उनके पास 154 जानें थीं। पूरी दुनिया सांसें रोके ये सब कुछ देख रही थी। भारत सरकार में उथल पुथल मची थी। बंधकों के परिवार वाले नारे लगा रहे थे और 25 दिसंबर की सुबह आ गई। प्लेन कंधार के लिए उड़ चला। In the morning, I went to the cockpit. I could see lot of different kind of weapons, different color of hand grenades. Then the pedestal was full of bullets. पच्चीस दिसंबर 1999 सुबह के 8:55 कंधार एयरपोर्ट पर उतरा IC-814, वो जगह जहां तालिबान दुनिया को शासन का खौफनाक चेहरा दिखा रहा था, वो जगह जहां मध्य युग का जंगल राज था। उसी राज में पहुंच चुका था भारतीय यात्री विमान IC-814। विमान के कंधार एयरपोर्ट पर उतरते ही तालिबान मिलिशिया ने उसे घेर लिया। कहा नहीं जा सकता कि तालिबान या फिर उसकी सरपरस्ती में पलने वाला अल-कायदा का इसकी साजिश में कितना बड़ा हाथ था। लेकिन 2007 में ओसामा बिन लादेन के एक बॉडीगार्ड ने बताया कि ओसामा इस अपहरण कांड से बेहद खुश था और रिहाई में मिले 3 खूंखार आतंकियों के खैर मकदम के लिए उसने शानदार दावत दी थी। उस वक्त भी हल्का सा इसका एहसास हुआ था। विमान के कंधार पहुंचने की देर थी, वो चारों तरफ से घेर लिया गया। गाड़ियों में भर भर कर तालिबान लड़ाके उसके अगल बगल इकट्ठा हो गए, मानो इसकी तैयारी वो काफी समय से कर रहे थे। Immediately when we landed up, we found that we were surrounded by the Taliban irregulars, people very shabbily dressed, carrying various types of weapons, of taking positions which are not the conventional tactical positions for protection of an aircraft. It was almost like an offensive positions. वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने 5 अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू कर दी। मकसद यही था कि किसी भी तरह विमान में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों की जान बचा ली जाए। भारत सरकार भारी दबाव में थी। देश में यात्रियों के परिजन टीवी पर दिखाए जा रहे थे। उनकी सिर्फ एक मांग थी, किसी भी तरह उनके अपनों को वापस भारत लाया जाए। लेकिन आतंकियों की मांग एक नहीं थी। उन्होंने अपनी पहली मांग रखी, भारत की जेल में बंद पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद मसूद अजहर को रिहा किया जाए। अजहर पाकिस्तान बेस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया है। अब साफ हो गया कि आतंकी कौन है और ये क्या चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि आतंकी कश्मीरी हो सकते हैं या फिर अफगानी। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो रहा था। इससे पहले कि भारत सरकार उनकी इस मांग पर विचार करती, आतंकियों ने एक नई मांग रख दी। अब उन्हें IC-814 और उसमें सवार लोगों को छोड़ने के बदले $200 मिलियन यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए भारतीय जेलों में बंद मसूद अजहर समेत 35 आतंकी और एक आतंकी सज्जाद अफगानी का शव चाहिए था। भारत सरकार के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। कैसे करें उनकी मांग को पूरा? अब क्या करें? कैसे मानेंगे आतंकी? ये मांग तो पूरी नहीं की जा सकती थी, लेकिन सवाल 154 लोगों की जान का भी था। In addition to Mohammed Masood Azhar, release of 35 others, return of the coffin of the terrorist Sajjad Afghani, a payment by India of $200 million. यहां दूर दूर तक कोई नहीं है उनका अपना, है तो सिर्फ दहशत और किसी भी पल जिंदगी छीने जाने का खौफ। 27 दिसंबर 1999 भारत सरकार के नुमाइंदे अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए कंधार पहुंच चुके थे।
उनके साथ एनएसजी के कमांडो थे। जो एनएसजी अमृतसर नहीं पहुंच पाई थी, वो कंधार आ गई थी। क्या भारत सरकार तालिबान की जमीन पर कमांडो कार्रवाई करना चाहती थी? क्या भारत सरकार ये कर पाती? बहरहाल कमांडो कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन तालिबानी मिलिशिया की सरपरस्ती में IC-814 यूं ही कंधार एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। एक एक दिन बीतता जा रहा था। भारत सरकार और 5 आतंकवादियों के बीच बातचीत का दौर चलता जा रहा था। इन सब के बीच IC-814 में कैद यात्रियों की हालत खराब होती जा रही थी। दिन बीतने के साथ ही उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। मेरे ब्रदर इन लॉ IC-814 में मेरे साथ थे। उन्होंने 8 दिनों तक कुछ नहीं खाया क्योंकि प्लेन का टॉयलेट ओवरफ्लो कर रहा था। आखिर कैसे दे दे भारत सरकार आतंकियों को $200 मिलियन? आखिर कैसे छोड़ दे भारत सरकार 35 आतंकियों को? और आखिर कैसे छोड़े आतंकी बिना शर्त 154 लोगों को? एक एक कर दिन बीतते जा रहे थे। सरकार को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वो आतंकियों की बात मान ले, उनकी मांगे मानकर बंधकों को छुड़वा ले। इससे ज्यादा की उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। हालांकि तालिबान सरकार यह भरोसा भी दे रही थी कि वो हर संभव मदद करेगी। तब तक ऐसी खबरें भी आ चुकी थी कि पाकिस्तान की ISI का इस पूरे अपहरण कांड में हाथ है। मुशर्रफ ने फौरन ऐसी किसी संभावना से इनकार किया। लेकिन तब तक यह खबर भी आई कि IC-814 में मौजूद 5 आतंकियों में से 4 आतंकी पाकिस्तानी हैं। दिन बीतते जा रहे थे। भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया। 31 दिसंबर 1999, अपहरण का 8वां दिन। तमाम कोशिशों के बाद भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच एक समझौता हुआ। अब उन्हें सिर्फ 3 आतंकवादी चाहिए थे। मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सैयद शेख। तीनों खतरनाक आतंकवादी योजना बनाने, नई भर्तियां करने, साजिशों को अंजाम देने, संगठन खड़ा करने, सब में माहिर। आने वाले दिनों में ये एक बार फिर भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने के लिए तैयार हो चुके थे। इन्हें जेलों से दिल्ली लाया गया और दिल्ली से ये उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ बोइंग 737 में बैठकर कंधार के लिए रवाना हो गए। भारत सरकार 154 लोगों की जान बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन बदले में उसने वो किया जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। 3 खूंखार आतंकवादी आजाद होने वाले थे। I think the end deal was the worst case scenario for India, the worst case scenario, and I believe it was completely unnecessary. इस बात पर बहस हो सकती है कि उस वक्त भारत के लिए क्या जरूरी था, 154 लोगों की जान बचाना या 3 आतंकियों की रिहाई। इस बात पर भी बहस हो सकती है कि इन तीनों आतंकियों की रिहाई ने भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। आतंकियों के हौसले बदल दिए, भारत को आसान निशाना बना दिया। आने वाले दिनों में भारत को इस फैसले का असर देखना बाकी था। फिलहाल तो नई दिल्ली से 3 आतंकियों को बैठाकर बोइंग 737 उड़ चुका था कंधार के लिए, जहां IC-814 में बैठे 154 लोग रिहाई का इंतजार कर रहे थे और 5 पाकिस्तानी आतंकी जश्न मना रहे थे, अपनी जीत का, भारत की हार का। मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सैयद शेख छूट चुके थे। वो अपहरणकर्ताओं के पास पहुंच चुके थे। अपहरणकर्ताओं ने बंधकों को छोड़ दिया। बेहद थके हुए कदमों से वो बाहर निकले। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन उनकी हालत खराब थी। मौत के मुंह में 8 दिन का लंबा वक्त बिताया था उन्होंने। एक दूसरे भारतीय विमान से उन्हें भारत लाया गया। उधर 8 आतंकवादी, जिनमें 3 छोड़े गए आतंकवादी और 5 अपहरणकर्ता शामिल थे, उन्हें तालिबान सरकार ने 10 घंटे के अंदर अफगानिस्तान की जमीन छोड़ने का आदेश दे दिया। इन अपहरणकर्ताओं को कोई भी देश अपनी जमीन नहीं देना चाहता था, सिवा एक देश के, और वो था पाकिस्तान। हम नहीं जानते कि वो कहां गए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी देश उन्हें नहीं चाहता है। यह आशंका जताई जा रही है कि वो पाकिस्तान की तरफ निकले हैं।
हमने उन्हें अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 10 घंटे का वक्त दिया है। हम किसी तरह से नहीं चाहते कि अपहरणकर्ता या फिर रिहा किए गए आतंकी अफगानिस्तान में रहें। अपहरणकर्ताओं में से कुछ पाकिस्तानी हैं, तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो पाकिस्तान की तरफ ही गए होंगे। इस अपहरण कांड में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। आने वाले दिनों में ये सामने भी आया। कुछ ही दिनों में ये बात भी हर तरफ से साफ हो गई कि इस अपहरण की पूरी प्लानिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने रची थी। 5 अपहरणकर्ताओं की पहचान भी सामने आ गई। सभी पाकिस्तान के थे। इब्राहिम अख्तर, निवासी बहावलपुर, पाकिस्तान। शहीद अख्तर सईद, गुलशन इकबाल,